दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ज्योग्राफी का लेक्चर आप लोगों को कम पसंद आ रहा है ना। ऐसा लग रहा है क्योंकि इसके व्यूज़ तो कम जा रहे हैं और इस पर कमेंट्स भी कम आते हैं। हिस्ट्री वाला आप लोग देखते हो तो क्या बिना भूगोल की परीक्षा पास करनी है क्या? सिर्फ हिस्ट्री पढ़ करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे आप लोग? क्या लगता है? 20 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आएंगे तो 20 ही ज्योग्राफी से आते हैं, और हिस्ट्री से तो कुछ एक रिपीट भी हो जाते हैं, ज्योग्राफी से तो पूरे नए बनते हैं। ठीक, ज्योग्राफी से तो 70-75% क्वेश्चन नए बनते हैं, तो फिर वो कैसे टैकल होगा? और इसी से बनते हैं, किताब में दिखा दूंगा आपको, दिखाते चलूंगा आपको, इसी से बनते हैं। नई समझ में बात आ रही है क्या? फेल हो के ही मानोगे क्या एकदम से आप लोग? 100 दिन परीक्षा है, थोड़ा सा धैर्य नहीं रखा जा रहा है, बात नहीं समझ में आ रही है, फिर 100 दिन बाद इधर उधर घूमोगे कि बस रणनीति तैयार करोगे अगले साल के लिए। पढ़ लो भाई, थोड़ा 100 दिन बचा हुआ है। ठीक, चलो। पृथ्वी आकार में कौन सा ग्रह है? मतलब कि अगर रैंकिंग पूछी जाए पृथ्वी की आकार में, कि आकार में सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, अगर इस पे आकार के स्वरूप के हिसाब से बात किया जाए तो इसका क्रम क्या आता है? पांचवा। क्या आता है? पांचवा। दूसरा चीज, पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ा सा झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी। ठीक, और या तो फिर दूसरे शब्दों में क्या इसको कह सकते हैं कि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री, मतलब ये 23.5 डिग्री ऐसे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री ऐसे झुका हुआ है। तो जो ये वाला एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है ना, ये वाला, ये 66.5 डिग्री का बनता है। राइट, ऐसे ही। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे। राइट, अब चलिए बात करते हैं। ये है मकर वृत्त, ये है मकर वृत्त, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, ये झुकाव के हिसाब से दिखा दिया। तो ये है विषुवत वृत्त, ये है क्या? विषुवत वृत्त। ये 23.5 डिग्री पे क्या है? कर्क वृत्त। और ये क्या है? मकर वृत्त। 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है? मकर वृत्त। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि आइए देखते हैं, ये जो इसका विषुवतीय व्यास है, ये देखते हैं, जो इसका पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है? इसको आप लोग याद मत रखिएगा, ये डिजिट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डिजिट याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि ध्रुवीय व्यास जो है, जो ध्रुवीय व्यास है वो क्या है? कम है, और विषुवतीय व्यास जो है वो क्या है? ज्यादा है। या फिर ऐसे बस याद रखिए ना कि बस विषुवतीय व्यास क्या है? वो ज्यादा है। और दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। विषुवतीय व्यास बड़ा है ध्रुवीय व्यास से, और इन दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का है। राइट, और हाँ, इसकी औसत त्रिज्या भी, पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या है वो ध्यान रखिए आप लोग, 6371 किलोमीटर। कितना है? 6371 किलोमीटर है। राइट, कहीं पूछे कि पृथ्वी का जो माध्य है, माध्य है वो कितने किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो चक्कर लगा रहा है सूर्य का? कितनी किलोमीटर की रफ्तार से? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जो पृथ्वी है वो सूर्य का क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी वो सूर्य की एक परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सौर वर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सौर वर्ष कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ऋतु है ना, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ऋतु है कई तरह के, तो इसमें जो परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है? तो देखिए, अक्ष पर झुके होने के कारण, व सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण।
एक तो जो अक्ष पे झुका हुआ है ये 23.5 डिग्री, और दूसरा जो सूर्य के सापेक्ष ये अपनी जो है वो परिक्रमा कर रहा है। ये दोनों जो है कारण है ऋतु परिवर्तन के, और तीसरा वार्षिक गति के कारण, राइट। ये मतलब ये जो दो कारण है वो मुख्य कारण है, ठीक। और नया प्रश्न कि पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है, ठीक। पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है, ये पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा क्यों होता है, वार्षिक गति के कारण। इस कारण वार्षिक गति के कारण। नेक्स्ट, आकार और बनावट की दृष्टि से यह किसके समान है, जो पृथ्वी है वो किसके समान है, तो किसके समान है, शुक्र के समान है। किसके समान है, शुक्र के समान है। देखिए आप लोग लाइक कमेंट्स करते रहिए, ठीक, क्योंकि लाइक्स जब आप करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, तभी मुझे पता चलता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट है, नहीं तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊंगा इसको। जैसे किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ ना, किसी दूसरे के लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो अगर मुझे लगेगा कि बच्चों को इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है तो फिर बंद कर दूंगा सीरीज। यूपीएससी हिंदी इतना नुकसान से है कि अपना इतना मतलब फिनेंशियल बहुत उनको लॉस होता है यूपीएससी हिंदी को, उसके बावजूद जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन बात नहीं समझ में आती, आप लोगों को लगता है कि यूट्यूब जाके कैमरा खोलते होंगे, बना देते होंगे। यूपीएससी हिंदी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। यूपीएससी हिंदी का आप लोगों को बहुत बड़ा एहसान मानना चाहिए इस बात के लिए, ठीक। क्रेडिट जो है वो पूरी तरह से यूपीएससी हिंदी को जाता है। मुझे दे आर पेइंग मी अ हैवी अमाउंट, ठीक, वो आपको मुफ्त में दे रहे हैं, मुझे वो मतलब कई लाख रुपए के नुकसान में है ये सीरीज चला करके वो। और अगर आप लोग इसके बावजूद भी आप लोग सीरीज नहीं देखते हो ये, तो फिर अपना इतना बड़ा लॉस कर रहे हो आप लोग कि उसकी कोई गिनती नहीं है। ये जल्दी कोई पढ़ाना नहीं चाहता इस तरह से, ठीक, बहुत एनर्जी लगती है पढ़ाने में ऐसे, राइट। एक एक टर्म को पकड़ना, एक एक वो, तो उसके लिए हैवी पेमेंट होता है। मैं आपको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए बट कर रहा हूँ, ठीक। और उसके लिए यूपीएससी हिंदी काफ़ी लॉस इसके लिए सहती है। आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं देखोगे, नहीं व्यूज आएंगे, नहीं लाइक्स आएंगे, नहीं कमेंट्स आएंगे, बंद हो जाएगी सीरीज, मत करो। आपको लगता है देख के ऐसे ही छोड़ देंगे, तो फिर जब आप अगर अपना 1 सेकेंड का वक्त नहीं दे सकते हो ना, लाइक का बटन दबा के कमेंट करके, अगर आप अपना 1 सेकेंड का वक्त नहीं दे सकते हो तो हम क्यों आपको अपना समय दें, हम क्यों दें। मतलब ठेका हम लोगों ने ले रखा है क्या। अगर आप लोग खुद के लिए अगर इतने गंभीर नहीं है, अगर देखिए हमें कैसा पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप इसे देख रहे हैं, आपको फायदा मिल रहा है, आपके लाइक्स और कमेंट से ही तो ठीक है। आप सामने होते फेस टू फेस सेंटर में तो आपके फेस एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है, एज ए टीचर होने के नाते फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। तो ऐसे कम से कम ये तो पता चल रहा है कि हमारे लेक्चर्स बच्चों को अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, उनको लाभ पहुंच रहा है। हमें लगेगा कि इसका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है आप लोगों को, तो हम लोग क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे फिर, तो मत कीजिए, आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक। चलिए, जो हमारी जो पृथ्वी है उसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है नीला ग्रह, जल की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के बाद, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सब पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, लेकिन अगर सूर्य विकल्प में नहीं देता है तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और कभी पूछ दे कि ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ऐसे पूछ दे पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी किस किस जो है समूह से बिलोंग करता है, किस समूह से संबंधित है, अल्फा सेंचुरी। किससे, अल्फा सेंचुरी। ये अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, राइट। दूसरी बात कि ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, पृथ्वी का तो निकटतम तारा है ही है सूर्य के बाद, ठीक। अगर सूर्य विकल्प में नहीं रहेगा तो पृथ्वी का तो निकटतम तारा है ही है, उसके साथ ही साथ
यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये पृथ्वी और सूर्य दोनों का निकटतम तारा है, राइट। नेक्स्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ सकता है, सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा, सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा कौन सा है? तो कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। कौन सा है? साइरस या फिर डॉग स्टार। सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा साइरस या डॉग स्टार, राइट। ये इसकी खासियत क्या है कि रात्रि में दिखाई पड़ने वाला यह सबसे चमकीला तारा है। रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। यह इसका जो द्रव्यमान है सूर्य से कितने गुना है? 2 गुना। इस बात पर भी आप ध्यान रखेंगे, कितने गुना है? 2 गुना है, राइट। नेक्स्ट चले हम चांद पर, चांद के पार चले। चांद के पार नहीं जाना है, बस चांद के बारे में पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक। सिलेक्शन हो जाएगा तो चांद के पार ले जाइएगा, जिसको मन करेगा उसको। सेलेनोलॉजी किसे कहते हैं? सेलेनोलॉजी चंद्रमा की सतह या फिर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान। चंद्रमा के सतह का यानी उसका चट्टान उठा लें, उसको लेकर के आए, उस पर अध्ययन करें। अगर हम की कुछ भी चांद के बारे में, तो उसे क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, सेलेनो का मतलब होता है चांद, तो सेलेनोलॉजी का मतलब चांद का अध्ययन करना, राइट। दूसरा, कोई पूछता है आपसे कि ये शांति सागर क्या है? शांति सागर क्या है? तो क्या है ये? चंद्रमा पर धूल के मैदान है। चंद्रमा पर धूल के मैदान है जो चंद्रमा का पिछला भाग है, जो चंद्रमा के पिछले हिस्से पर है, चंद्रमा के पिछले हिस्से पर है। और ये क्या होते हैं? ये प्रकाशमान नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अंधकारमय होते हैं ये, ठीक। तो शांति सागर क्या है? चंद्रमा पर धूल के मैदान, राइट। नेक्स्ट, लिबनीज पर्वत। लिबनीज पर्वत यह कहां पर है? कहां पर है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। सिर्फ चंद्रमा याद नहीं रखना है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर है, ठीक। दूसरा प्रश्न आपसे कभी पूछ दे कि चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है, तो यही लिबनीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? ये लिबनीज पर्वत है, राइट। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत ये लिबनीज पर्वत है। नेक्स्ट, जीवाश्म ग्रह की संज्ञा किसे दी गई है? किसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को, राइट। नेक्स्ट, चंद्रमा का, ठीक ना, चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ने का कारण क्या है? पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव यानी हमेशा सिर्फ एक भाग दिखाई पड़ने का कारण क्या है? तो कारण है, चंद्रमा पृथ्वी की जो एक परिक्रमा करती है वो कितने दिन में? लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जो लगभग पृथ्वी के समान ही है, राइट। तो ये क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसके कारण क्या होता है कि दोनों जो है एक ही एक्सिस, लगभग दोनों का सेम हो जाता है एक्सेस, और इसकी वजह से क्या होता है? चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का क्या होता है? सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक भाग दिखाई देता है, यह तो बात सही है, लेकिन कितना भाग दिखाई देता है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 57%। 57% भाग दिखाई पड़ता है। इतना बड़ा विकल्प में बना नहीं सकता है, तो देगा यही। अगर विकल्प में है तो मोस्ट प्रोबेबली यहां से प्रश्न देगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा 4 विकल्प वो बना नहीं पाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कितना प्रतिशत भाग दिखाई, अगर यहां से पूछता है तो ये ज्यादा उम्मीद है कि पूछेगा। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ, जो चंद्रमा का अक्ष है
ठीक, और पृथ्वी का अक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो लगभग 60 डिग्री, है ना, 59 डिग्री, राइट। दूसरा, पृथ्वी के द्रव्यमान का चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, जो चंद्रमा का द्रव्यमान है, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? कितना है? पृथ्वी के मास का कितना है? चंद्रमा का जो मास है, द्रव्यमान जो है, 1/81, 1/81। आप सोच रहे होंगे सर ये सब डिजिट तो छोड़ दे रहे हैं बहुत सारा, ये 44 मिनट 2.8 सेकेंड, इसको नहीं याद किया जाता है। सीधी भाषा में आप सुन लीजिए, इनको नहीं याद किया जाता है। ये जो एकदम से परीक्षा की तैयारी बच्चे शुरू करते हैं, वो डिजिट डिजिट एकदम हर चीज़ें याद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि संभव नहीं है। उसकी वजह से ना जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, और जो मिनिमम डिजिट्स आपको याद रखने चाहिए, उन ज़्यादा डिजिट याद करने के चक्कर में ना वो जो मिनिमम आपको याद रखना चाहिए वो भी आप कंफ्यूज कर जाते हैं। दोनों इस तरह से क्लैश करते हैं कि एग्जाम में कठिन वाला तो गलत हो ही जाता है ज़्यादा याद करने के चक्कर में, और क्या होता है जो सभी बच्चे कर लेते हैं आसान वाला, वो भी गलत हो जाएगा आपका। तो एक मिनिमम जो ह्यूमन कैपेसिटी के अंतर्गत है, जो हमारी कैपेसिटी में है, उसको हम याद रखने का प्रयास करें। अब ये सब 3,84,365 किलोमीटर, ये संभव नहीं है इतना याद रखना। अब ये 44 मिनट 2.8 सेकेंड, ये सब इतना याद रखने शुरू कर देंगे 11.6 सेकेंड, आप परेशान हो जाएंगे। तो काम की चीज़ याद रखिए, जितनी आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक हो। मैंने इसलिए बता दिया, हो सकता है आपके मन में आए कि सर बहुत सारी चीज़ें तो छुड़वा दे रहे हैं, तो मेरा काम ही यही इसी अनुभव का आपको इस्तेमाल करना है। बाकी तो आप बुक में तो सब लिखा है, क्या नहीं लिखा है, मैं कुछ अलग से, मैं ज्ञाता थोड़ी नहीं हूँ, कोई भगवान थोड़ी नहीं हूँ कि मैं पढ़ा दूंगा तो आप सब कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। बस मैं इतना कर रहा हूँ कि काट छाट, क्या नहीं पढ़ना है उसको निकाल बाहर कर रहा हूँ, ठीक, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, ठीक। नेक्स्ट है कि ऐसे याद कर लीजिए इसको, चंद्रमास, चंद्रमास को ही क्या कहते हैं? साइनोडिक मास, साइनोडिक मास कहते हैं, ठीक ना। इसकी अवधि कितनी होती है? यानी सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा के परिक्रमा की अवधि कह रहा है, उसी को चंद्रमास कहते हैं। ये कितनी होती है? लगभग 29 से 30 दिन, ये ध्यान रखिए, 29 से 30 दिन। आप अगर आएगा तो 29 दिन 12 घंटे याद रखिए, मिनट मिनट मत याद रखिए, राइट। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है, और इसी को क्या कहते हैं? नक्षत्र मास कहते हैं। तो यानी नक्षत्र मास जो है वो कितने दिन का होता है? नक्षत्र मास कितने दिन का होता है? 27.5 दिन का। बस आप ज्यादा शब्दों के चक्कर में, इन क्लिष्ट भाषाओं के चक्कर में मत पड़े, आप दो चीज याद रखें, बस दो चीज याद रखें। बताता हूं, चंद्रमास 29 दिन, ऐसे ये 53 को थोड़ा सा ध्यान रखिए, 29 दिन। नक्षत्र मास 27.5 दिन, इतना ध्यान रखिए, राइट। बस आगे चलिए। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात, वो ज्वार भाटा आपने पढ़ा है ना, टाइड, लो टाइड, हाई टाइड, डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे टाइड वाले चैप्टर में। अभी बस इतना आप जानिए कि जो टाइड उठने के लिए सौर्य और चंद्रमा की जो शक्तियों का, सन और मून की शक्तियों का जो रेशियो है ना, रेशियो है वो कितना है? 11:5। कितना है? 11:5। तो सूर्य और चंद्रमा, इसको उल्टा मत कीजिएगा वरना रेशियो भी चेंज हो जाएगा, राइट। सूर्य और चंद्रमा तो 11 और 5, राइट। इसको कहीं पलट दिया तो फिर आप परेशान हो जाए, मतलब चंद्रमा पहले लिख दे सूर्य बाद में लिख दे तो, राइट। इसको करके ऐसे गलत भी करा सकता है आपका, तो याद ध्यान रखें, पहले सूर्य बाद में चंद्रमा, 11:5, राइट। चंद्रमा पर सर्वाधिक मात्रा में पाया गया मिनरल जो है वो कौन सा है? चंद्रमा पर सर्वाधिक मात्रा में पाया गया, चंद्रमा की चट्टानों पर सर्वाधिक मात्रा में पाया गया मिनरल कौन सा है? टाइटेनियम। कौन सा है? टाइटेनियम। नेक्स्ट, सुपर मून की बात करते हैं। अब हम सुपर मून क्या होता है
क्या होता है सुपर मून? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? सुपर मून। सुपर मून कहते हैं, या फिर इसका नाम बदल करके पेरिजी फुल मून, सुपर मून या फिर पेरिजी फुल मून कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आएगा तो जब कोई भी चीज पास आएगी तो वो बड़ी दिखाई देगी, ठीक, और जब दूर जाएगी तो वो क्या होगा, छोटी सी दिखाई देगी। जैसे फ्लाइट ऊपर से दूर से उड़ती है तो छोटी सी दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे हाथ में पकड़ लेंगे, और जब नीचे आती है तो फिर पता चलता है इतनी बड़ी है, राइट। तो इसमें चांद जो है वो क्या होता है, 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, राइट। चलें आगे। ये देखिए दे रहा है एनसीईआरटी क्लास 6 के अनुसार, अभी हम लोग जो उपग्रह पढ़े थे अभी हम लोग, तो कभी कभी देता है सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो बृहस्पति और शनि के सर्वाधिक है और दोनों के लगभग 53 हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट, जैसे ये परिक्रमण कई बार पढ़ा चुका तो ये बार बार इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है एस्टेरॉयड, ये कल मैंने बता दिया था कि मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं, राइट। और कभी कभी ये जो एस्टेरॉयड होते हैं पृथ्वी के, मतलब ये बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, पृथ्वी की चट्टान से आके टकराते हैं तो वहां पे गड्ढे जैसा बन जाता है। जैसे एक गीली मिट्टी लीजिए और एक छोटा सा ईंट ले लीजिए, उस मिट्टी पे जोर से मारिए तो वहां पे क्या होगा, गड्ढे जैसा बन जाएगा। तो वैसे ही जब क्षुद्र ग्रह कभी पृथ्वी से आके टकरा जाते हैं तो जोर से टकराते हैं पृथ्वी से आके, तो वहां पे गड्ढे जैसा बन जाता है, जिसमें पानी उनी बाद में जमा हो जाता है तो झील जैसा बन जाता है। वो झील जैसा क्या, झील बन जाता है। तो जो महाराष्ट्र का लोनार झील है वो इसी का उदाहरण है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि लोनार झील कहाँ पर है, लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और जो ये लोनार झील है वो किस कारण से बना है, क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण बना है, राइट। नेक्स्ट पूछ रहा है एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह, एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, वो है फोरवेस्टा। इसको ध्यान रखें, फोरवेस्टा। अच्छा, जो पीछे वाला पढ़ा रहा हूं उसको भी रिवाइज करते हैं कि बस ऐसे ही बस आगे चलता चला जा रहा है? पढ़ रहे हैं ना? मेरी मेहनत पे पानी मत फेरिएगा आप लोग, राइट। चलिए, ब्लू मून, जब एक कैलेंडर माह में, जब एक माह में 2 पूर्णिमाएं हों, जब एक महीने में ही 2 पूर्णिमाएं हों तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसे क्या कहते हैं, ब्लू मून। उसे क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। इतना आप जो है वो ध्यान रखिए। और जब एक ही साल में 2 या अधिक ब्लू मून हो जाए, जब एक ही साल में 2 या अधिक ब्लू मून हो जाए तो उसे मून ईयर की संज्ञा दी जाती है। जैसे 2018 एक ब्लू मून ईयर था, राइट। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वह स्थान, कभी आपसे प्रश्न पूछे चंद्रमा पर वह स्थान जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 1 उतारा गया। अभी चंद्रमा पर अपना जो है चंद्रयान 3 का लैंडर उतारा गया ना, विक्रम जिसका नाम है, राइट। वो चंद्रमा के किस स्थान पर उतारा गया है? प्रश्न पूछे चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर, लैंडर विक्रम कहां पर उतारा गया? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। कहां पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और जिस स्थान पर वह उतरा उसका नाम क्या रखा गया, या फिर ऐसे पूछो उसका नाम क्या था? शिव शक्ति। तो ऐसे ही जहां पर अमेरिका का चंद्रमा पर यान उतरा था, अंतरिक्ष यान उतरा था अपोलो 11, उसका नाम क्या है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, राइट। समझ में आ गई बात? तो दोनों अलग अलग स्थान है, एक जहां पर भारत का उतरा और दूसरा जहां पर अमेरिका का उतरा। नेक्स्ट, प्लूटो को बौने ग्रह की संज्ञा जो है दी गई, वो किस सम्मेलन में दी गई? तो प्राग सम्मेलन, ये ध्यान रखें, प्राग सम्मेलन में, प्राग सम्मेलन में दी गई, ठीक। और क्यों दी गई, इसके कारण क्या है? बौने ग्रह की श्रेणी में डालने का कारण क्या है? पहला तो आकार में चंद्रमा से छोटा होना, यानी जो ग्रह है उसका मिनिमम जो है चंद्रमा से वो बड़ा होना चाहिए।
पृथ्वी का ग्रह है उपग्रह उससे भी छोटा है, ठीक। तो मिनिमम वो चांद से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो आकार में पहला कारण क्या है, चंद्रमा से ये छोटा था। दूसरा, इसका जो कक्ष था, कल हमने पढ़ा था ग्रह का वृत्ताकार होना चाहिए, तो इसका वृत्ताकार नहीं था। और तीसरा, वो दूसरे की कक्षा को नहीं काटना चाहिए, उसके आसपास कोई पिंड नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता था, वरुण की, ये भी ध्यान रखिएगा, किसकी कक्षा को काटता था, वरुण की। सबसे पास में से कौन था, वरुण, तो वरुण की कक्षा को ये काटता था। तो ये 3 कारण हैं, राइट। ये सब भी बौने ग्रह हैं, शेरॉन 2003, यूबी 313 या फिर इरिस कह लीजिए, ये सब भी बौने ग्रह हैं। ध्यान रखिए, कभी दे दे ऐसे निम्न से कौन बौना ग्रह नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आइए ये देख लें हम लोग, ये जो ग्रह हैं, हमारे जो ग्रह हैं, ये उनके नीले पीले, कौन सा नीला है, कौन सा पीला है, कौन सा लाल है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। तो ये देखिए, मीथेन के कारण हरा, देखिए मीथेन के कारण जो है हल्का नीला भी हो रहा है और हल्का हरा भी हो रहा है। अभी आप समझिए, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के नाते काला, सल्फर डाइऑक्साइड पीला, SO2 के नाते पीला, और आयरन ऑक्साइड के नाते लाल। कल क्या पढ़ाए थे, लाल ग्रह कौन सा ग्रह है, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए तो फटाफट। लाल ग्रह बताए थे कल, कौन सा ग्रह है। और जल के कारण नीला, कौन सा ग्रह दिखाई देगा, पृथ्वी। और गर्म होने के कारण चमकीला। तो किस कारण कौन सा कलर है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ये परीक्षा में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। देखिए ये वाला जो सेशन चल रहा है ना, ये जो चैप्टर्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। ये सब याद करने बैठ गए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, मत याद कीजिए ये सब, ठीक। बस एक बार ये याद कर ली कि औसत घनत्व सर्वाधिक किसका है, सबसे कम किसका है, एक बार के लिए तो बस ये बस ध्यान रख लीजिए, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। ये सब याद करने की किसका कितना घंटा है, ठीक। चलिए, तो देखिए, ये देखिए जो बुध है उसमें कोई विशेष रंग नहीं है, ठीक। शुक्र जो है वो चमकीला है, कल पढ़ाए थे ना, शुक्र ग्रह चमकीला तारा, सॉरी चमकीला, सब सर्वाधिक चमकीला है, सर्वाधिक तापमान है इसमें। पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह, मंगल को कल बताया था मैंने, और आयरन ऑक्साइड पाया जाता है तो इसलिए लाल है। बृहस्पतिवार के दिन लोग पीला कपड़ा पहनते हैं, तो पीला कलर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण है, राइट। फिर शनि, शनि के दिन शनि काला, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसीलिए शनिवार को लोग क्या करते हैं, काला रंग का कपड़ा पहनते हैं लोग ना, तो काला से शनि को याद रख लें, काला कपड़ा पहनते हैं इस दिन, पीला पहनते हैं, राइट। मंगलवार को क्या पहनते हैं, लाल, गेरुआ वस्त्र नहीं पहन करके लोग बजरंग बली की पूजा करते हैं, राइट। अरुण और वरुण, अब भाई किसी की, अब कोई ऐसा नहीं करेगा कि थोड़ा कपड़े का रंग वंग ऊपर नीचे हो गया तो मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा, ठीक। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी धार्मिक आस्था नहीं है, थोड़ा सर कपड़े का रंग पे आप चर्चा कर रहे हैं, ये सब मत कीजिएगा, ठीक। मुझे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, उसका जो मन करे वो कीजिएगा, राइट। अरुण का रंग हरा है, अरुण और वरुण का रंग क्या है, हरा, और वरुण का हल्का नीला है। तो ये किस कारण है, मीथेन, तो यानी मीथेन किस पर पाया जा रहा है, अरुण और वरुण पर, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चले एस्टेरॉयड, इस पर एस्टेरॉयड के बारे में बात करें हम लोग। क्षुद्र ग्रह, कल बताया था ना क्षुद्र ग्रह किनके किनके मध्य पाए जाते हैं, ये तो शायद बता दिया है ना मैंने आपको। धूमकेतु, धूमकेतु नहीं बताया, शायद इसके बाद में ऊपर चला गया था, अच्छा ठीक। धूमकेतु, सौरमंडल के छोटे पर बहुत ही छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारे, बस इसके बारे में इतना ही जानना था आपको। नेक्स्ट, ये जो धूमकेतु होते हैं ना, ये धूमकेतु होते हैं, इनकी जो पूंछ होती है वो हमेशा सूर्य से दूर होती हुई प्रतीत होती है, सूर्य से दूर होती हुई प्रतीत होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पूंछ जो है हमेशा दूर होती हुई प्रतीत होती है, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। धूमकेतुओं के लौटने का समय निश्चित होता है, ये टिकाऊ नहीं होते हैं, पर लगभग इनका समय जो होता है वो लौटने का निश्चित होता है। अब ये नहीं धूमकेतु इधर उधर उड़ रहे हैं,
उनके लौटने का समय निश्चित होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे कभी सेंटेंस में दे देगा तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने इसको एक बार आपको बता दिया। मेटियोर्स, उल्का पिंड। तो उल्काएं क्या है? क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण हैं। जो उल्काएं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े और धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण हैं। क्या हुआ? चलिए आगे। पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध हम लोग देख लेते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं उसको। नेक्स्ट है रोटेशन। तो पृथ्वी किधर रोटेट करती, कैसे? पश्चिम से पूर्व। किधर करती है? पश्चिम से पूर्व करती। हो सकता है आपको, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो हो सकता है आपको उल्टा दिखाई दे। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि दिन और रात होने का कारण क्या है? तो क्या है? घूर्णन, रोटेशन। जो अपने अक्ष पर रोटेट करती है ना, ऐसे ऐसे अपने, जिसको आप कह सकते हैं परिभ्रमण। परिक्रमण का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं परिक्रमा कीजिए, तो परिक्रमा ये होता है, लेकिन परिभ्रमण ये होता है। ठीक, अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूमना, ये क्या होता है? परिभ्रमण। तो इसी के नाते दिन और रात होते हैं, राइट। नेक्स्ट है, अगर आप कभी आपसे पूछे कि वस्तुओं का रेखीय वेग जो है किस स्थान पर जो है सर्वाधिक होता है? रेखीय वेग मतलब समझ रहे हैं? जैसे ऐसे समझिए, पृथ्वी कैसे है, कैसे समझाऊं आपको? पृथ्वी कैसे है, देखिए ऐसे है थोड़ी सी, तो यानी यहाँ पे थोड़ी दूरी कम है, यहाँ पे सर्वाधिक है। तो जो यहाँ वाला ऑब्जेक्ट होगा ना वो और जोर जोर से घूमेगा, यहाँ वाला तो थोड़ा धीरे धीरे घूमेगा। जैसे साइकिल का पहिया देखा है आपने? साइकिल का पहिया आपने देखा है? तो जो सबसे पास वाला होता है वो क्या होता है? धीमे धीमे घूमता है, सबसे दूर वाला तेज तेज घूमता है। तो जब पृथ्वी ऐसी है तो जो यहाँ वाला है वो जल्दी जल्दी, वो थोड़ा धीरे धीरे घूमेगा। जो यहाँ वाला ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? वो तेज तेज घूमेगा। तो जो बीच वाला, जो विषुवत रेखा के पास वाला है, उसका रेखीय वेग जो होगा वो सर्वाधिक होगा। वो क्या होगा? सर्वाधिक होगा। अगला जो तथ्य यहाँ पे दिया है कि भूमध्य रेखा जो है वो 3 महाद्वीपों को से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप, कितने? 3, ये ध्यान रखेंगे, 3 महाद्वीप। और देश पूछेगा तो 13 देश। देश पूछेगा तो 13 देश, राइट। ये नक्षत्र दिवस, सौर्य दिवस अभी बताया मैंने आपको, राइट। तो यहाँ पे दोबारा से दे दिया है। ये सब हम लोग कितने कितने मिनट में, 30 किलोमीटर प्रति घंटा अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग, राइट। रिवोल्यूशन हमने आपको बता दिया। परिक्रमा, जो पूरा सूर्य चक्कर लगाता है या पृथ्वी चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमा। नेक्स्ट है उपसौर यानी पेरीहेलियन। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती, जब पृथ्वी, एक मैंने पढ़ाया था जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होने वाला, वो अभी पहले पढ़ा है। अभी पृथ्वी सूर्य के जब अत्यधिक पास होती है, कब होती है? 3 जनवरी के दिन। कब होती है? 3 जनवरी के दिन। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उपसौर। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है, अधिकतम दूरी पर स्थिति होती है, तो उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम लोग? अपसौर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपसौर। ठीक। उपसौर और अपसौर को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा, सॉरी अक्षांश। तो अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर है। ठीक, ये हो गया अक्षांश। ठीक, ये क्या हो गया? अक्षांश। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये अक्षांश। और जो 2 अक्षांशों को जो रेखाएं मिला रही हैं, ठीक, ये वाली, ये अक्षांश रेखा। तो दोनों में ध्यान रखिएगा। ठीक, जो अक्षांश है वो कोणीय दूरी है,
और सेम कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो दोनों में ये अंतर है, राइट। नेक्स्ट, टोटल कितने अक्षांश हैं, कितने अक्षांश हैं बताएंगे आप लोग, कितने अक्षांश हैं टोटल? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, अब ऐसे समझिए, ये है ना, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। एक एक डिग्री का अंतर होता है और कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है, राइट। 111 किलोमीटर। और कभी आपसे पूछे टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी है, कितनी है, कितनी है? विषुवत वृत्त को मिला करके, इसको मिला करके कितनी है? 180 नहीं है, कितनी है? 179। कितनी है ये ध्यान रखिएगा, 180 मत मार दिएगा, 179। ये देखिए, ये है भूमध्य रेखा, इसकी 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मकर रेखा। तो ये कितने कितने? 23.5 डिग्री उत्तर तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण तो मकर रेखा, राइट। अब ये जो है हम लोग, ये इसको मैं अभी आज ड्रॉप करूंगा आपका, ठीक, मैंने पहले से बना रखा है इसलिए इसको मैं ड्रॉप करूंगा आपका, ये तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा, किन किन दे, क्योंकि इसको हम कल जो है इसको मैप पे देखेंगे। किस पे देखेंगे? मैप पे देखेंगे, राइट। इन तीनों को हम लोग किस पे देखेंगे? मैप पे, कॉन्टिनेंट वाइज, राइट। तो ये यहां तक हो गया। देशांतर रेखा क्या होती है? ये पृथ्वी है, तो जो ये क्या कौन सी रेखा हो गई? देशांतर रेखा हो गई। तो एक पूछता है कि देशांतर रेखा के मध्य दूरी जो है सर्वाधिक कहां पर होती है? तो देखिए यहां पर क्या होगी? कम होगी, यहां पर सर्वाधिक होगी। यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे सर्वाधिक होगी, ऐसे है। तो ऊपर जो है वो क्या होगी? कम होगी, और बीच में सर्वाधिक होगी, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होगी। और कितनी होती है? जब यह सर्वाधिक होती है तो 111.32 किलोमीटर। विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक होती है, कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। इतना आप बस ध्यान रखें। और जो ये देशांतर रेखाएं हैं, जो ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में कितने डिग्री का अंतर होता है? कितने डिग्री का? 1 डिग्री देशांतर का। और 1 डिग्री देशांतर तय करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट। ये ऐसे निकलेगा, 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे करके ये निकल जाता है। नेक्स्ट है गोरे, गोरे, राइट। नेक्स्ट क्या है? गोरे, नहीं, एक सेकेंड, ये टोटल देशांतर को ऐड करके डिवाइड करने पे निकलता है, ठीक। इस पे बात करते हैं हम लोग गोरे। अब गोरे किसे कहते हैं हम लोग? ठीक, गोरे, गोरे किसको कहते हैं? दो देशांतरों के मध्य की दूरी, दो देशांतरों के जो मध्य की जो दूरी है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? गोरे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गोरे कहते हैं। एक्चुअली डोर लॉक करना भूल गया था मैं, तो बार बार कोई ना कोई आ जाए, जिससे कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी भंग होता है ना, तो फिर बहुत समस्या होती है। एकदम पढ़ाते टाइम एकदम कंसंट्रेशन, क्योंकि मैं खुद क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, खुद आंसर, तो दिमाग एकदम से उलझा रहता है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा दिमाग जो है वो कंसंट्रेशन थोड़ा सा भंग हो रहा है, जिसके वजह से समस्या हो रही है। तो आज डोर लॉक करना भूल गया था, राइट। तो गोरे समझ में आ गया किसे कहते हैं? दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोरे कहते हैं। अगला है शून्य अंश। जो है आपसे कभी अगर प्रश्न पूछता है कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर, ये अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा, तो जो शून्य अंश की अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये कहाँ पर मिलती हैं? अटलांटिक में। कहाँ पर मिलती हैं? अटलांटिक ओशन में मिलती हैं, ठीक, अटलांटिक ओशन। ये अब सॉलिसिट किसको कहते हैं? इसको हम लोग कायदे से कल इसको डायग्राम में समझेंगे, ठीक। संक्रांति किसे कहते हैं?
सूर्य के जो कर्क रेखा से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूव करता है इसको ही सॉलिसिट कहते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट, भले इसमें डाल दिया है इसी पॉइंट में, इसको हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग बताइए, कमेंट में ज़रूर बताते रहिए कि आप लोग को लेक्चर कैसा लग रहा है और आप इसमें और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या लगता है कि आपको क्या कर दिया जाए कि आपको और फायदा मिल जाए एग्जाम में। ठीक, धन्यवाद।